हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स अनुप्रयुक्त यांत्रिकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी के कुछ वीडियोस हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जो अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से आपको वहाँ पर मिलेगी। उसको ओपन कीजिएगा, वहाँ पर जाकर के आप यूनिट फर्स्ट से लेकर के अब तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं वो आप वहाँ पर जाकर के वीडियो वॉच कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की होने वाली हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन है, लोडिंग दो प्रकार की होती है। देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को जितने ध्यान से पढ़ोगे उतने जल्दी आपके माइंड में जो है आंसर कनेक्ट होगा, आंसर क्लिक होगा। और जो भी आंसर आपके माइंड में क्लिक होगा, अगर आपने वह टॉपिक पढ़ा हुआ है, उस टॉपिक के बारे में आप जानते हैं, तो वो आंसर आपका करेक्ट ही आपके माइंड में क्लिक होगा। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि लोडिंग दो प्रकार की होती है। There are two types of loading, the uniformly distributed and non-uniformly distributed, जिसको हम बोलते हैं समान रूप से वितरित और असमान रूप से वितरित, जो कि दोनों यानी कि जो कोनों पर दो अलग मान होते हैं, यानी कि कोनों पर अलग अलग होते हैं। तो देखिएगा, दो तरह की लोडिंग होती है, समान रूप से यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और असमान रूप से वितरित नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दैट इज वन हैविंग टू डिफरेंट वैल्यू एट कॉर्नर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास समवितरित लोड होता है और असमान रूप से वितरित लोड होता है, उन सभी को हम भली भांति जानते हैं। तो ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कथन का पहला भाग गलत है। यानी कि जो पहला भाग है कि लोडिंग दो प्रकार की होती है, समान रूप से वितरित और असमान रूप से वितरित। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को यह पता है कि लोड जो है वो दो प्रकार के हम पढ़ते हैं, एक समान रूप से वितरित यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और असमान रूप से वितरित जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसका मतलब है कि जो कथन है, जो पहला कथन है वो क्या है, सत्य है। और दूसरे की अगर हम बात करें कि दो कोनों पर दो अलग अलग मान होते हैं, दोनों के जो मान होते हैं वो कोनों पर अलग अलग होते हैं, तो इसके बारे में आप जान लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है वो किस तरीके से होता है। देखिएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इस तरीके से होता है, यानी कि वो जो कोनों पर है वो अलग अलग नहीं होता, वो समान रूप से होता है। लेकिन जो असमान रूप से वितरित यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम क्या कह सकते हैं, वेरिंग लोड भी कह सकते हैं। यानी कि जो वेरिंग लोड है यूवीएल, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि जो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वो जो है वेरी कर रहा होगा, कहीं पर कम होगा, कहीं पर ज़्यादा होगा, तो हम नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों देखिएगा कोनों पर अलग अलग हैं। ठीक है, ये कोनों पर बराबर होता है, लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्मली होता है वो कोनों पर बराबर नहीं होता, अलग अलग मान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कथन का पहला भाग सत्य है और दूसरा भाग भी सत्य है। ठीक है, यानी कि दोनों कोनों पर जो मान है वो अलग अलग होता है, और यही कहा गया है कि कोनों पर दो अलग अलग मान है, यानी कि दोनों का मान अलग अलग होता है। कहाँ पर, कोनों पर, यानी कि कॉर्नर पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड अदर पार्ट इज ट्रू टू। कथन का पहला भाग सत्य है और दूसरा भाग भी सत्य है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समान रूप से वितरित और असमान रूप से वितरित लोडिंग, यानी कि जो लोड है, भार है, में कमी का प्रकार अलग है। क्या कहता है कि द टाइप ऑफ रिडक्शन ऑफ द लोडिंग इज डिफरेंट फॉर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें ये बताना है कि ये जो कथन कहा गया है कि ये सही है या गलत है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं द मेथड फॉर द रिडक्शन ऑफ द लोडिंग आर डिफरेंट फॉर बोथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि
असमान रूप से और समान रूप से वितरित जो लोडिंग है उनका जो लोड है वो रिड्यूस करना यानी कम करने के दो अलग अलग मेथड हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि द सिंप्लीफिकेशन यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द लेटर आल्सो यूज द इंटीग्रेशन फॉर द सेम पर्पज। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी हमारे पास लोडिंग होती है समान रूप से वितरित और असमान रूप से वितरित, उनके जो मेथड हैं वो दोनों के अलग अलग हैं। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि लोडिंग में कमी यानी कि जो भी रिडक्शन ऑफ लोडिंग है उसका जो कमी का प्रकार है वो अलग है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि दोनों के क्या होते हैं, अलग अलग ही मेथड होते हैं। जो भी हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसका लोडिंग और रिडक्शन मेथड अलग होता है, और जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है उसका रिडक्शन ऑफ मेथड वो अलग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि दोनों के लोडिंग में कमी का जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट ट्रू सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लोडिंग सिस्टम के सरलीकरण। देखिए ध्यान से पढ़िए, लोडिंग सिस्टम के सरलीकरण में नेट बल लोडिंग बॉडी यानी कि जो भी हमारे पास वस्तु है जिस पर बल लगाया जा रहा है पर कार्य करता है, यानी कि ब्लैंक है तो केंद्र अक्ष या कोने या फिर आधार पर। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमें कह रहा है कि केंद्रक, सेकंड है केंद्र अक्ष और थर्ड है कोने पर, और यहाँ पर डी है आधार पर। तो लोडिंग सिस्टम के सरलीकरण में नेट बल लोडिंग बॉडी स्पेस है पर कार्य करता है। ठीक है, इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लोडिंग सिस्टम द नेट फोर्स एक्ट द ब्लैंक स्पेस ऑफ द लोडिंग बॉडी, सेंट्रोइड, द सेंटर एक्सेस, द कॉर्नर, द बेस। तो हम बात करेंगे ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, क्योंकि जब हम लोडिंग सिस्टम का सिंप्लीफिकेशन करते हैं, लोडिंग सिस्टम के सिंप्लीफिकेशन में नेट फोर्स एट द सेंट्रोइड ऑफ द बॉडी लोडिंग, यानी कि जिस बॉडी पर लोड लगा हुआ है तो वो उस बॉडी के सेंटर पर एक्ट करता है, सेंटर पर कार्य करता है, जिसको हम, और सेंटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सेंटर को हम बोलते हैं केंद्रक, यानी कि जो ऑप्शन है वो ए हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या ऑप्शन फिल होगा। तो कैसे हम पढ़ेंगे कि लोडिंग सिस्टम के सरलीकरण में नेट बल यानी कि कुल बल जो होता है वो लोडिंग बॉडी यानी कि जिस पर बल लग रहा है उसके केंद्रक पर कार्य करता है। कहाँ पर कार्य करता है, केंद्रक पर कार्य करता है। इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लोडिंग सिस्टम द नेट फोर्स एक्ट एट ए सेंट्रोइड ऑफ द लोडिंग बॉडी। ठीक है, तो हम इसमें ऑप्शन नंबर ए को यहाँ करेक्ट करेंगे। तो इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लोडिंग सिस्टम द नेट फोर्स एक्ट एट द सेंट्रोइड ऑफ द लोडिंग बॉडी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है त्रिभुज की बात की गई। ठीक है, तो त्रिभुज वितरित लोडिंग, तो यहाँ पर ट्राइंगल डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है, यानी कि ट्राइंगल के रूप में लोड डिस्ट्रीब्यूट है, बटा हुआ है। तो निम्न में से किस त्रिकोणमितीय घटक का उपयोग करके किसी भी दूरी पर लोडिंग को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है, और आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। तो त्रिभुज वितरित लोडिंग में निम्न में से किस त्रिकोणमितीय घटक का उपयोग करके किसी भी दूरी पर लोडिंग को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि भार को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इन ट्राइंगल डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग द लोडिंग एट एनी डिस्टेंस कैन बी इजीली फाउंड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फर्स्ट है टेंजेंट, सेकंड है साइन, थर्ड कोसाइन, फोर्थ है साइन इनवर्स, यानी कि स्पर्श रेखा, साइन, कोसाइन और 1/साइन। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग, जो ट्राइंगल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, त्रिभुज वितरित लोड होता है, उसमें द लोडिंग एट एनी डिस्टेंस कैन बी इजीली फाउंड बाय द ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो है किसी भी डिस्टेंस पर हम लोडिंग को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, किससे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। लेकिन वही इसने पूछा है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से हम
किसी भी दूरी पर लोडिंग को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दैट इज बिकॉज द लीनियर डिस्टेंस ओनली डिटरमाइन द वर्टिकल लोडिंग। तो देखिएगा लीनियर डिस्टेंस यानी कि वर्टिकल लोडिंग को ही हम यहाँ पर इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, केवल और केवल वर्टिकल लोडिंग को, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर है। तो दैट इज द लोडिंग इज यूनिफॉर्म अलोंग द लीनियर डिस्टेंस, इज द लीनियर डिस्टेंस इज मोर द लोडिंग इज मोर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, यानी कि लीनियर, केवल हम लीनियर लोड पर ही, ठीक है। तो ये क्या कह सकते हैं कि आसानी से ज्ञात कर सकता है। तो क्या कहाँ पर एक लीनियर घटक को अगर हम उपयोग करें तो उससे हम किसी भी दूरी पर लोडिंग को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, लीनियर घटक कौन सा आ जाएगा, यानी कि टेंजेंट। तो यहाँ पर हम क्या ऑप्शन लगाएंगे, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, ठीक है। तो हमने कहा कि इन ट्रायंगल डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग द लोडिंग एट एनी डिस्टेंस कैन बी इजीली फाउंड बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा, ठीक है। तो त्रिभुज वितरित लोडिंग में निम्न में से किस त्रिकोणमितीय घटक का उपयोग करके किसी भी दूरी पर लोडिंग को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो उसमें हम ऑप्शन टिक करेंगे स्पर्श रेखा, यानी कि स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा पर त्रिकोणमितीय घटक होगा उसका यूज करके हम किसी भी दूरी पर लोडिंग को आसानी से यूज कर सकते हैं त्रिभुज वितरित लोडिंग में। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि यदि असमान लोडिंग परवलय के प्रकार की है, यदि असमान लोडिंग परवलय के प्रकार की है। देखिएगा परवलय को आप कैसे जानोगे, परवलय के प्रकार की है तो मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। इफ द नॉन यूनिफॉर्म लोडिंग ऑफ द टाइप ऑफ द पैराबोला देम, पैराबोला टाइप की है तो उसमें हम क्या ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं। तो क्या होगा कि कुल भार नहीं बनेगा क्योंकि सभी बल रद्द कर दिए जाएंगे, रद्द का मतलब है समाप्त कर दिए जाएंगे। बी ऑप्शन है कुल बल परवलय के केंद्र पर कार्य करेगा। थर्ड ऑप्शन है कुल बल क्षैतिज रूप से लोडिंग के आधार पर कार्य करेगा। और डी ऑप्शन है कुल बल परवलय के केंद्र पर कार्य करेगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी सही हो जाता है, यानी कि कुल बल परवलय के केंद्र पर कार्य करेगा। तो यदि असमान लोडिंग यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड जो है पैराबोला टाइप का है तो कुल बल जो है कहाँ पर करेगा, उसके केंद्र पर कार्य करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। द नेट फोर्स विल एक्ट द सेंटर ऑफ द पैराबोला, ठीक है, पैराबोला के सेंटर पर वह कार्य करेगा, एक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यदि वितरित भार पर कोई बाहरी बल भी लगाया जाता है, यदि वितरित भार पर कोई बाहरी बल भी लगाया जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन है नेट बल केवल संरचना के केंद्र पर कार्य करेगा। सेकंड ऑप्शन है नेट लोड नहीं बनेगा क्योंकि सभी बलों को रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड कुल बल क्षैतिज रूप से लोडिंग के आधार पर कार्य करेगा। और डी ऑप्शन है कुल बल विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि कुल बल पर विचार किया ही नहीं जाएगा, वितरण का कुल बल होगा, शेष बाहरी बल होंगे। यानी कि इफ एनी एक्सटर्नल फोर्स आल्सो इज अप्लाइड ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग देन, तब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुल बल विचार नहीं किया जाएगा, यानी कुल बल की बात ही नहीं की जाएगी, वितरण का कुल बल होगा, शेष बाहरी बल होंगे। यदि वितरित भार पर कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो जब कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो क्या होगा, उस बाहरी बल को भी हमें यहाँ पर देखना होगा, ठीक है, बाहरी बल भी यहाँ पर होगा और जो वितरित भार है वो क्या होगा, वितरित का कुल बल होगा, यानी कि जब हम पॉइंट लोड उसको बनाते हैं वह हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो इफ एनी एक्सटर्नल फोर्स आल्सो इज अप्लाइड ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देम द नेट फोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड, देयर वुड बी नेट फोर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, रेस्ट विल बी द एक्सटर्नल फोर्स। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिएगा इसी तरीके से क्वेश्चन आपके वहाँ पर बनने वाले हैं, तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और ऑप्शन को अपने माइंड में अपने जो भी आपने पढ़ा हुआ है उससे रिलेट कीजिएगा तो ऑप्शन आपका जरूर कनेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, समान रूप से वितरित लोडिंग का परिणामी बल का कार्य इस पर निर्भर करता है। तो देखिएगा यहाँ पर किस पर निर्भर करता है, क्षेत्र पर, लंबवत दूरी पर, टेक की लंबाई पर या उनके बीच टेक की दूरी पर।
तो देखिए द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो डिपेंड करता है, वो किस पर डिपेंड करता है? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको एरिया दे रखा है, वर्टिकल डिस्टेंस दे रखी है, सेकंड में, थर्ड में दे रखा है लेंथ ऑफ सपोर्ट, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है द डिस्टेंस ऑफ द सपोर्ट बिटवीन देम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एक्ट करता है ऑफ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग यानी कि एक समान रूप से वितरित लोड का इज डिपेंड ऑन द एरिया, वो एरिया पर डिपेंड करता है दैट द डिस्ट्रीब्यूटेड इज कवरिंग, क्योंकि जितने एरिया को उस लोड ने कवर कर रखा है तो वो उस पर डिपेंड करता है। द मोर एरिया द मोर इज द फोर्स, ठीक है, और एरिया होगा तो और फोर्सेस होंगे, दैट इज मोर वन ऑफ द टेंशन क्रिएटेड ओवर द स्ट्रक्चर विद लोडिंग इज केप्ट, हेंस द आंसर इज ए यानी कि एरिया, जो अभी हमारे पास हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र। तो समान रूप से वितरित लोडिंग का जो परिणामी बल है, बल का जो कार्य है वो किस पर निर्भर करता है? वो क्षेत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी एक्सिस है और इस पर समान रूप से वितरित लोड है, समान रूप से वितरित लोड है, तो जितने एरिया को इसने कवर कर रखा है ये केवल उसके क्षेत्रफल से ही वास्ता रखता है, उसके क्षेत्रफल पर ही डिपेंड करता है, बाकी अदर क्षेत्रफल से इसका कोई भी संबंध नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 है, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को देखिएगा, गिनती से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कठोर वस्तु के लिए मुख्य शर्त यह है कि वस्तु के विभिन्न कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन होता है। कठोर वस्तु के लिए मुख्य शर्त यह है कि वस्तु के विभिन्न कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन होता है। तो ये बात सही है या गलत है, यह आपको बताना है, तो ध्यान से आप इसको समझिएगा। द मेन कंडीशन फॉर द रिजिड बॉडी इज दैट द डिस्टेंस बिटवीन वेरियस पार्टिकल ऑफ द बॉडी डज चेंज। कठोर वस्तु के लिए मुख्य शर्त यह है कि वस्तु के विभिन्न कणों के बीच की दूरी परिवर्तन होता है। क्या यह सही है? तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास कठोर वस्तु है उसकी मुख्य शर्त यह होती है कि वस्तु के विभिन्न कणों के बीच की दूरी परिवर्तन होती है जब उस पर हम क्या करते हैं, फोर्स को लगाते हैं। तो देखिए इस पर अगर हम बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास फोर्सेस होते हैं उन फोर्सेस को देखने के लिए हम यह कह सकते हैं कि कठोर वस्तु पर लगने वाले जितने भी फोर्स होते हैं वह उस बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो इसमें दे रखा है कि विभिन्न कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन होता है, तो यह बिल्कुल गलत है। हम कह सकते हैं कि द मेन कंडीशन फॉर द रिजिड बॉडी इज दैट द डिस्टेंस बिटवीन वेरियस पार्टिकल ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज, यानी कि उनके जो पार्टिकल्स हैं, उस बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रखा है, इसने कहा है कि दूरी में परिवर्तन होता है, दूरी में परिवर्तन होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत कहा गया है। तो द मेन कंडीशन फॉर द रिजिड बॉडी इज दैट डिस्टेंस बिटवीन वेरियस पार्टिकल ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करने के बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ दिखाया गया द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, यानी कि द शोन हेयर हैज़ ए मास 100 kg। आरेख में यहाँ क्या मिसिंग है, यानी कि इस चित्र में, ठीक है, व्हाट इज मिसिंग हियर इन द डायग्राम में यहाँ पर क्या मिसिंग है। ठीक है, तो 100 किलोग्राम के फोर्सेस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से कि 100 किलोग्राम का जो द्रव्यमान है, 100 किलोग्राम का जो द्रव्यमान है वो आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ कोई भी ऐसा वज़न दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वस्तु का वजन है वही नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि जो वस्तु का वजन क्वेश्चन में दिया हुआ है वही यहाँ पर मिसिंग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करोगे। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो पहली बार मतलब इस सब्जेक्ट को खोल करके देखेंगे, इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो वो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व नहीं, आपको केवल समझना है कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या वो कहना चाह रहा है।
देखिएगा आपको अभी शुरू से क्वेश्चन वो ऐसे करा रहा था कि आप क्वेश्चन में खोए हुए थे, लेकिन जैसे ही आपको उसने देखा कि आप क्वेश्चन में मग्न हो तो उसने एक ऐसा क्वेश्चन डाल दिया कि आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे और आप उसे सॉल्व करने में लग जाओगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने कहा है द सोन हेयर हैज़ ए मास ऑफ 100 kg, व्हाट इज द मिसिंग देयर द हेयर इन द डायग्राम। तो क्या मिसिंग है इसमें, तो देखिएगा यहाँ पर 100 kg ही मिसिंग है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का वजन दिखाया नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन से बच के रहिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप जो है जरूर देखिएगा और देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है लेकिन उसने शो किया ही नहीं है, तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन भी वो डाल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन से सावधान रहिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप बार बार देखते रहिएगा। तो